नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव सर की पाठशाला। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लीनियर पेयर्स की। देखो, दो चर वाले रेखीय समीकरण। तो पहले बात करते हैं, देखो चर और अचर क्या होता है। ठीक है, एक होता है चर, एक होता है अचर। ठीक है, सबको ही समझा रहा हूं इसलिए सब देखो। ठीक है, चर होता है मतलब इंग्लिश में वेरिएबल, एक होता है नॉन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल देखो इंग्लिश से समझो इस चीज को, चर और अचर। ठीक है, हिंदी से भी समझाते थे और इंग्लिश से भी समझ। देखो वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है ऊपर नीचे। जैसे डॉलर है, कभी 70 का, कभी 71 का, कभी 72 का, कभी 80 का, फिर 60 का, 65 का। ठीक है, तो ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, अब क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चन में जैसे x की वैल्यू कई बार 5 आ जाती है, x की वैल्यू कई बार -3 आ जाती है, y की वैल्यू z आ जाती, y की वैल्यू 4/5 आ जाती है। ठीक है, तो जो भी A to Z डिजिट्स ये लिखी हुई ABCD के लेटर्स लिखे हुए, ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स। क्या होते हैं, वेरिएबल्स, चर। जैसे गाय को चरने के लिए छोड़ दिया, अब गाय किधर ही चर सकती है, अपने खेत में भी, पड़ोसी के खेत में भी, उसके पड़ोसी के खेत में भी। ठीक है, आ रही चीज समझ में, कोई दिक्कत? चर का मतलब समझ आएगा, चरने वाला होता है ना, कहते हैं ना चर। ठीक है, अब वो किधर भी जा सकता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है उसकी जगह चरने की। अचर, अब गाय को मैंने बांध दिया, अब फिक्स है ना, जो अपन डालेंगे वो ही खाएगा। तो मैंने जैसे 50 की वैल्यू को फिक्स कर दिया कि ये 50 रुपए है, तो ये 50 की जैसे ही काम करेंगे क्या? मैंने फिक्स कर दिया 100 रुपए है, तो 100 की जैसे ही काम करेगा क्या? मैंने गाय को डाला कुछ भी खाने के लिए, है ना, दलिया डाल दिया, 1 किलो डाला तो 1 किलो ही खाएगी ना, ज्यादा खा सकती है क्या? नहीं। लेकिन एचर में क्या होगा, मैंने गाय को छोड़ दिया, अब वो चाहे नीम के पत्ते खाए, चाहे गेहूं खाए, चाहे रंजका खाए, चाहे कुछ ही खाए, हर एक चीज समझ में, तो कुछ भी खा सकती है। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। हर एक चीज समझ में, वेरिएबल नॉन वेरिएबल, आगे चीज समझ में, कोई दिक्कत? इससे ज्यादा एग्जांपल नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये क्या करें, रेखिक समीकरण। देखो समीकरण का मैंने मतलब बताया था, समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन, और इक्वेशन का मतलब होता है बराबर होना। ठीक है, देखो पर्टिकुलर कोई चीज होती नहीं है, बस मैं कह रहा हूं जो समझो बस, कि समीकरण का मतलब होता है बराबर होना है, किसी के भी बराबर बताना। ठीक है, दो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, दो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2x + 3y, दो वेरिएबल हो गए क्या, बराबर में कर दिया 5। देखो दो चर, दो चर आ रही है, दो चर रेखिक, रेखिक का मतलब होता है लीनियर, लीनियर। अब लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर क्या हो, 1 हो, जिसकी पावर क्या हो, 1 हो। ठीक है, क्या है, जिसकी पावर क्या है, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण। आगे क्या है, युग्मीय है, यहां पे क्या है, युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा, इंग्लिश में बोले तो पेयर। ठीक है, अब पेयर, चप्पल में काली लाऊं तो दूसरी भी काली लानी पड़ेगी क्या? एक सफेद है तो दूसरी सफेद ही होगी क्या? एक 9 नंबर है तो दूसरी भी 9 नंबर ही होगी क्या? तो इसमें XY है तो दूसरे में भी क्या होगा, XY ही होगा क्या? ठीक है, तो मैंने लिख दिया जैसे 5x + 4y = 3। अब ये भी क्या है, दो चर है, रेखिक कैसे पता लगा, जिसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, युग्म का मतलब क्या हो गया, पेयर आ गया। आगे चीज समझ में, तो ऐसे फर्स्ट इक्वेशन और ऐसे क्या आएगी, सेकंड इक्वेशन आ गया। पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, समझने वाला होना चाहिए, एक एक चीज समझाई मैंने कि दो चर, चर क्या होते हैं, रेखिक का मतलब समझा दिया मैंने, समीकरण का मतलब समझा दिया मैंने, युग्म का मतलब होता है पेयर। ठीक है, युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि p 5p + 10q = 4। अब ये पेयर है क्या, ये पेयर्स के फॉर्म में है क्या, ये नहीं है। कि देखो ऐसे मान लेते हैं ये ब्लैक कलर की चप्पल है, तो ये तो व्हाइट हो गई। मैंने क्या करा
कि जो चर है वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आ रही चीज समझ में? अब आ गया समझ में कि रेखिक समीकरण क्या होते हैं, युग्म क्या होते हैं, युग्म मतलब पेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। रेखिक का मतलब जिसका पेयर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अरे बस दे, हाँ सीधा बैठो, ये कहना ये चाहिए या बकरे वाली रीढ़ गड्डी लगाए। मेरे को ऐसा लग रहा है बड़ी फंटे वाला नहीं आता कि वो ऐसे करके फिर पीछे से कील ठोक दो इधर, बली लगा के और फिर कीले ठोक दो इधर और फिर स्टेबल हो, फिर सीधा, फिर अटेंशन में भी सीधा, स्टेबिलिटी में भी सीधा, फिर वो पेड़ ही ऐसे होंगे। एक लास्ट चीज बताने की रह गई। देखो लास्ट चीज क्या है कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये किसके लिए हो गई, पहली इक्वेशन के लिए, ये दूसरी इक्वेशन के लिए। अब सर दोनों इक्वेशन एक जैसी है तो पता कैसे लगेगा, पता ऐसे लगेगा, इसको क्या कर दो 1 1 1, ये 2 2 और ये 2, तो a1 की वैल्यू यहां से क्या आ गई, b2 b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू इधर लेके आनी पड़ेगी, फिर क्या आ जाएगी -5। आगे चीज ऐसे ही इसको देखना है और ऐसे ही इसको देखना है, यहां तक की चीज समझ लो बस। इसमें क्या हो जाएगा आपका 3.1 क्या हो जाएगी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आगे चीज समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो मैंने आफताब की आयु मान ली क्या x और उसकी डॉटर की आयु क्या मान ली y प्रेजेंट में। ठीक है, क्लियर आ रहा है? तो यार क्या रहा है आप में नहीं, उसके टेबल के अड़के क्या करना चाहते हो आप, तो वाइब्रेशन क्यों कर रहे हो आप, लोगों को लगेगा भूकंप आ रहे हैं या बेटा ही नहीं जा रहा सीधा, इसके भी लगाओ रे वो रीढ़ की हड्डी। ठीक है, अब देखो 7 साल पहले की बात कर रहा हूं, क्या कह रहा है कि 7 साल पहले, बेटा आज से 7 साल पहले आपकी एज छोटी नहीं हो जाएगी, तो मैं लिख देता हूं आफताब भी क्या हो जाएगा अपनी प्रेजेंट एज से 7 साल छोटा हो गया और उसकी डॉटर भी क्या हो गई 7 साल छोटी हो गई। यहां तक कोई दिक्कत? ये बस। उसके बाद में कह रहा है कि आज से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, 7 गुना आयु का था। अगर मैं अभी ऐसे मान लो मेरे कोई डॉटर होती है तो वो 3 साल की है, तो मैं उसे 7 गुना ज्यादा कहूंगा अभी, मतलब 21 साल का। ठीक है, तो मैं कितने का होगा 21 का। आई चीज समझ में? तो अगर मुझे उसकी एज को बराबर करना है तो मैं उसकी एज को किससे मल्टीप्लाई करूं, मेरी डॉटर 3 साल की है और मैं 21 साल का हूं, उसकी एज को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं 7 से, तो मेरी एज बराबर हो जाएगी। तो यही कह रहा है। तो मैं एक बार ये करता हूं कि x - 7 y - 7, बड़ा कौन है आफताब, ये बड़ा है, तो बेटी छोटी है, तो बेटी की एज को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 7 से, तो ये बेटी और बाप दोनों की एज क्या हो जाएगी बराबर। ठीक है, x - 7 7y - 49। ठीक है, सही है। x ये इधर आ जाएगा माइनस का 7y, ये माइनस का 7 इधर था, ये इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। x - 7y ये कितना हो जाएगा प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बन गई क्या? यहां तक आ गया समझ में? हाँ कौन सा? ये माइनस का, ये प्लस का 42। हाँ हाँ, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अभी तो शिवरात्रि भी नहीं आई भाई, वो भाग भाग क्या पता, वो भाई पड़ोसियों से डर लगता है मेरे को आजकल, मार लो सर। तेरे में क्या आ रहा है यार? वो तुम्हारे ऊपर ही बनाया क्या, हम नहीं सुधरेंगे। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है दोबारा से 3 वर्ष बाद, आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना एज का रहूंगा। आज से 3 साल बाद, तो 3 साल
बाद आफ्ताब कितने का हो जाएगा x+3 और उसकी डॉटर भी y+3। इन दोनों के एज को मैं ऐसे लिख दूं x+3 y+3। बड़ा कौन है आफ्ताब, आफ्ताब है। अगर बेटी की एज को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्या, बाप बेटी हो जाएंगे। बस x+3 इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3y, इसको इससे करा 9, ना तो कोई दिक्कत। ये सब इधर आ जाएंगे, x माइनस का 3y ये इधर आएगा तो ये किसका जाएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6 = 0। ये क्या हो गई दूसरी इक्वेशन हो गई। यहां तक कोई दिक्कत। अब ग्राफीय रूप में निरूपित करना है, ठीक है। अब देखो ग्राफीय रूप में क्या करना है, देखो ये चीज आ गई, इन सबको उस साइड ले जाओ। x बराबर 42 सॉरी माइनस प्लस का 7y माइनस का 42 हो गया। अब देखो अब दो चीजें बता रहा हूं ध्यान से शिवांगी बेटा, इधर देखो, जब भी अपोन में कुछ भी ना हो, अपोन में कुछ भी नहीं है तो कुछ ही नहीं सोचना, अपने को क्या रखना है 0 और 1। एक बार यहां 0 रखा, ऐसे बना लो, टेबल बना लो एक x और y की, बस 2 ही बनानी है। देखो 2 क्यों बनाते हैं, 3 क्यों नहीं बनाते, 1 क्यों नहीं बनाते। एक ग्राफ दे रखा है, एक पॉइंट से क्या पता लगेगा लाइन कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, कैसे बन रही है। दूसरा पॉइंट आते पता लग गया ना कि लाइन ऐसे ही बनेगी, इसलिए 2 पॉइंट ले लेते हैं। तीसरा भी इसी पे आएगा इसलिए 3 पॉइंट लेते नहीं है, ठीक है, फालतू कैलकुलेशन करनी नहीं है, ठीक है। 0 रखा है यहाँ पे, x की y की वैल्यू क्या रख दी मैंने 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -42। y की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे 1, तो रख के देख लेते हैं 7 1 -42 7 -42 कितना बच जाएगा, 7 माइनस करेंगे इसमें से कितना बचेगा, 2 माइनस करते 5 बचा, मतलब कितना जाएगा 35, माइनस का 35 हो गए 2 पॉइंट। अगली चीज समझ में, ठीक है। इसको जब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, एक वो ग्राफ बना के बता दूंगा मैं बनाना कैसे। देखो चलो ठीक है जो भी है ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4। देखो पहली वैल्यू किसकी है y की, तो देखो y के ऊपर कितना चल रहा है, चलना ही नहीं, y के ऊपर चलना ही नहीं है। x के ऊपर कितना चल रहा है 42, तो 42 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन पे ही पॉइंट बनेगा कहीं पे भी। y की वैल्यू 1, तो y पे चला मैं कितना 1, ये आ गया 1, प्लस पे माइनस होता तो नीचे चलता, और चलना किधर है 35, तो वो 35 कुछ ऐसे बनता है यहाँ पे, और फिर ये लाइन कैसे बन जाती है ऐसे। अगली चीज समझो तो दिक्कत, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, x बराबर क्या हो जाएगा, ये सब उधर चल जाएंगे। अब देखो अपोन में कुछ भी नहीं है, अपोन में कुछ भी नहीं है, तो करना क्या है, सीधा सीधा ऐसे करो। दोनों चीजें बता देता हूं, देखो अब अपोन में कुछ भी नहीं है तो दो चीजें रखनी है। क्या रखनी है, y की वैल्यू एक तो 0 और एक 1। 0 रखते ही कितना जाएगा 6, और 1 रखते ही कितना जाएगा 9। आ गया सबको समझ में, गतिन हाँ आ गया। अब अगर सपोज दैट यहाँ पे क्या होता 2 था, अब सोचना पड़ेगा कि क्या डिजिट रखूं यहाँ पे, क्या डिजिट यहां रखूं जिससे क्या हो जाए, वैल्यू क्या हो जाए 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब भाग चला जाए। मैं अगर यहां रखता हूं 0 तो 6 का भाग चला जाएगा, लेकिन मैं यहां रखता हूं 1 तो 9 में भाग जाता नहीं जाता, तो मैं यहां क्या रखूंगा उस समय y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो कितना जाएगा 6 को 6 से करा 12, या फिर मैं रख दूं यहाँ पे कितना -2, तो 6 - 6 बटा 2। आ रही चीज समझ में बेटा, कल मैंने बताया था, एक एग्जांपल दिया था आपको ये वाला, जैसे 30 ही मान लेते हैं, कैसे क्या डिजिट रखूं जिसमें से 5 माइनस करने पर 30 आता हो, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना जाएगी 35। आ रही चीज समझ में, ऐसे अपने को यहाँ पे क्या रखना है, सोच के रखना पड़ेगा। आ रही चीज समझ में, बस हाँ अपोन में कुछ है तो 2 चीज समझ में आ गई। ये किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, खुद में दिमाग में रखो कि अपोन में कुछ आ रहा है तो अपने को सोचना पड़ेगा, अपोन में कुछ भी नहीं आ रहा तो नहीं सोचना पड़ेगा। अगली चीज समझ में तो दिक्कत, बस अब करना क्या है, ये ऐसे ग्राफ बनेगा, एक लाइन तो ये बन गई अपनी ऐसे, और ये कैसे बन जाएगी 0 और 6 यहाँ पर, एक तो यहाँ बन जाएगा, और 1 और 9 यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। अब ये लाइनें ऐसे निकल गई, ठीक है। वो आगे चीजें आएगी कि ठीक है ना, कौन सी लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, कि समांतर पैरेलल निकल रही है, ठीक है, या ओवरलैप कर रही है, एक के ऊपर एक आ रही है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो चीज आ गई समझ में, कोई दिक्कत। देखो एक क्रिकेट मैच में एक कोच ने कितने 3,900 रुपए के 3,000
देखो क्रिकेट मैच में उसने क्या, एक तो बल्ला है, बल्ला एक्स, प्राइस क्या है बल्ले की, प्राइस क्या है एक्स, और एक गेंद है वाई। बल्ला और गेंद की प्राइस क्या थे, प्राइस लिखी है मैंने, याद रखना, ठीक है। अब उसने क्या करा, 3 तो बल्ले खरीदे, देखो 3 तो बल्ले, बल्ले की प्राइस क्या है एक्स, 6 गेंद खरीदी, 6 को किससे गुणा कर दिया, वाई से। तो इसका जो बिल बना वो कितने बना, 3,900 रुपए का बन गया, 3,900 रुपए का बिल बन गया। मतलब 3x प्लस 6y इजिकल टू 3900। अगर मैं यहाँ 3 अगर कॉमन ले लेता हूँ, 3 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 2y इजिकल टू 3900। 3 से मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो यहाँ कितना आ जाता है 1300। तो x प्लस 2y इजिकल टू 1300। ये चल रहा है ना, हाँ ठीक है। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी। एक तो बल्ला और 3 गेंद, सॉरी 3 गेंद खरीदी। कितने रुपए की खरीदी उन्होंने, 1300 रुपए की, ठीक। अब देखो थोड़ी सी छोटी सी चीज है, देखो एक बल्ला, 2 गेंद खरीदे तो भी 1300, 3 गेंद खरीदी तो भी 1300। मतलब बॉल की प्राइस ही नहीं है भाई। बॉल यहाँ बढ़ गई ना, एक बॉल ज्यादा हो गई, सोच के देखो एक बार, यहाँ बॉल बढ़ गई, एक ज्यादा हो गई, लेकिन प्राइस में फर्क पड़ा क्या, इसका मतलब गेंद की तो प्राइस ही नहीं है मेरे हिसाब से। आ रही चीज समझ में, ठीक है। अब वो कैसे पता लगेगा, देखो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं एक बार ऐसे करके, है ना। इसके लिए पहले यहाँ देखो इसकी सारणी बनाते हैं, कैसे एक्स वाई। अब देखो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमको नंबर लेने हैं, ठीक है। देखो यहाँ 1300 है तो यहाँ पे क्या करना है, सोचना है। देखो यहाँ क्या होगा, अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ लिखता हूँ मैं कि x इजिकल टू 1300 माइनस 2y। अब मैंने कहा था देखो बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 0 रेख रखना है। अगर आप 0 रखोगे तो कितना आएगा 1300, लेकिन 1 रख दोगे तो कितना आएगा 1298। अब 1298 कैसे पॉइंट आउट करोगे, तो चीज ऐसी लो जिसके आसपास की वैल्यू निकले। तो अगर मैं यहां रखता हूं जैसे 500, y की वैल्यू कितने रखूं मैं 500, तो यहाँ 500 आएगा, 2 से गुणा होते कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1300 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा, अब 500 1000 का तो ग्राफ बना सकते हो ना, 100 200 300 400 500 600 बढ़ा सकते हो ना। अगर मैं यहाँ रखूं 600 तो 600 को 2 से गुणा करेंगे तो 1200 में से 1300 से 1200 जाएगा तो कितना बचेगा 100। लगभग बन सकता है ना इजीली, ठीक है। अरे चीज समझ में। अब ये चीज ले लेता हूं, ठीक है। इसको लिखता हूं मैं x बराबर 1300 माइनस 3। इसकी टेबल में यहां बना लेता हूं, x y, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू को क्या मानूं, y की वैल्यू को मान लो 400। अगर y की वैल्यू मैं मान लेता हूं 400, 300 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 400 माना तो 400 में यहाँ रखता हूँ, कितना हो गया 1200। 1300 में से 1200 जाएगा तो कितना बचेगा 100। अब चलो 300 मान लेते हैं, ये 300 मान लिया। 300 मानते कितना हो गया 900। 1300 में से 900 जाएगा तो 400। आगे चीज समझ में, वो दिक्कत आ गया क्लियर। हमको सोच के ऐसी वैल्यू रखनी है जिसके आसपास। हाँ मतलब अब देखो 1200, देखो मैं अगर ग्राफ बना रहा हूं तो रखूंगा 100 200। अब ऐसे आ जाए 98 198। अब 198 लगाऊं कहां पे मैं, आ रही चीज समझ में, इसलिए मेरे को ऐसी वैल्यू बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब वो खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, टीचर आपको जोड़ना सिखा सकता है क्या, नीचे कैसे नहीं नहीं क्यों जाएगी 1300, हाँ जा सकती है। देखो जाने में क्या है, जैसे मैं यहाँ रख दूं y की वैल्यू माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस 1300 से ऊपर चली गई। लेकिन वैल्यू ऐसी रखो ना जो आपके ग्राफ में आए। आप रख रहे हो 10 लाख, 100 की गिनती में चल रहे हो, फिर आप कॉपी में ऐसे 100 200 300 400 फिर टेबल के बाहर
100 200, फिर लिखते 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 दीवार पे लिखने लग गए, फिर दीवार से लिखते लिखते हाँ फिर वहां 1 लाख आएगा, तो फिर वहां 1 लाख, फिर एक्स की वैल्यू कहाँ जाएगी? रोड में है ना, फिर वहां पॉइंट आउट करोगे। कई बार क्या हवा में भी रह जाए, फिर तू उसको पकड़ के ऐसे कि तू यार डटी रहे थोड़ी देर, ठीक है ना? आई माई अपोलाइज, मेरे को नहीं आती, फिर देख गर्दन से पकड़ के बैठ गई, डस्टर फेंक हो गया। ठीक है, आगे चीज समझ में, ठीक है, इसको ग्राफ में डिनोट कर लो। ठीक है, अब देखो, अब मैंने कहा, अब इसका भी प्रूफ देते हैं। देखो मैंने कहा कि ये दोनों y की वैल्यू क्या हो रही है? 0। देखो कैसे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1300 प्लस, अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर दूं? माइनस कर दूं, इन दोनों इक्वेशनों को एक दूसरे से माइनस कर दूं, तो माइनस 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 जी कैंसिल आउट हो गया, माइनस का y इसे कितना बच गया? 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो एक बल्ले की प्राइस कितनी आ गई? 1300 रुपए। मतलब एक ही बल्ले, मतलब उसने तीन बल्ले खरीदे, एक बल्ला 1300 का है, तो 3 बल्ले कितने हुए? 13 कम 13 तो 26 13 39 हो गया ना। गेंद की तो प्राइस ही नहीं है। आ गई चीज समझ में, है ना? कंसिडर नहीं कर रखी उसने। ठीक है, आ गया समझ में। अब ग्रेफ भी लिख दे, लेकिन वो अगला कंफ्यूज हो जाएगा। अब मैं ये देख रहा था इतनी देर से कि अंगूर की बड़ी की मात्रा थी कि छोटी ऊ की आती है, तो पता लग गया है कि बड़ी ऊ की आती है। देखो यहाँ क्या दे रखा है? सेब और अंगूर, बड़ा ऊ की मात्रा है ना, उसे उल्लू वाला। देखो अंगूर, कभी पता है पकौड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं, पकोड़े को पकोड़े होते हैं ना, खाते हैं पकोड़े। पकोड़े पकोड़े पकोड़े, तुम भगोरे, पकोड़े क्या भगोरे तुम। ठीक है, बस। अच्छा आप आगे नहीं डिस्कस कर लेते हैं, पहले पकोड़े पे डिस्कस कर लेते हैं। नहीं अभी तू ही कह रही थी हरी चटनी के साथ खाने में अच्छा लगता है, सॉस के साथ मजे नहीं आते। ओटनी की चटनी शानदार लगती है इसमें, है ना? शायद तक आइडिया हो सकता, आइडिया तो बंद हो गया यार, वीआई हो गया अब तो। ठीक है, देखते हैं। सेब की प्राइस मान ली मैंने 100 रुपए और अंगूर की मान ली y। अब क्या है कि 2 किलो तो सेब खरीदे, 2 किलो, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? प्राइस से। ठीक है, कोई अमीर पार्टी होगी खरीदने के लिए गई होगी, और 1 किलो मैंने अंगूर खरीदे, 1 को y से गुणा करूंगा तो y आ जाएगा, और मेरा बिल बना 1 सेकंड बेटा, है ना, 160 रुपीज का। ठीक है, अब देखो 1 महीने के बाद में क्या हुआ? उसने क्या खरीदे? 4 किलो तो क्या खरीदे? सेब खरीदे। ठीक है और 2 केजी क्या खरीदे? अंगूर खरीदे, और बिल कितने का बना? 300 रुपए का। ठीक है, अब देखो ये ले लेता हूं मैं। अब बेटा बस y इज इक्वल टू 160 माइनस का 2x, इसकी टेबल बना लेते हैं, x y। देखो अगर मैं यहां पर, अब देखो वैसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे। अगर मैं यहां रखता हूं 30, अगर मैं x की वैल्यू यहां क्या रखता हूं, सॉरी 30 रखता हूं यहां पे, तो ये कितना आ जाएगा? 60। 160 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 100। अगर मैं यहां रखता हूं 40 तो 80 हो गया। 80, 160 में से 80 जाएगा तो 80। अरे जो इस साइड में है ना उसकी रखनी है वैल्यू। अरे तो बेटा पहले x है ना, उसमें y आ रहा था इसलिए नीचे रखी थी, जिसकी वैल्यू रखेंगे उसकी देखो ना भाई, x की रख रहे हैं तो x की रखेंगे ना। अगर इधर y होता तो नीचे आती वैल्यू। ये चीज तो देखो x कहां पर है, y कहां पर है। ठीक है, ये देखो अगर मैं यहां कंपेयर करूं तो 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, सॉरी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 1500। मतलब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 500, सॉरी 150। ठीक है, 1500 नहीं 150। ठीक है,
हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 150 दिख रहा है ना। y इज इक्वल टू 150 माइनस, ठीक है फोन बड़े बीच बीच में यार, x की वैल्यू मैं यहाँ रखूं, यहां रख लेता हूं मैं, x की वैल्यू 50 रख लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 100, 150 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा 50, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू को 60 रख लेता हूं यहाँ पे, तो 120 में 150 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 30, ये ग्राफ में डिनोट कर लो, आगे आंसर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।